जंतर मंतर पर चल रहे प्रोटेस्ट को लेकर के दिल्ली में काफी ज्यादा गहमागहमी है। सरकार और सीजेपी नेताओं के बीच आज दोपहर में तीसरे दौर की बातचीत होने वाली है। एक बार फिर से सरकार की तरफ से केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, जितेंद्र सिंह और सीजेपी की तरफ से सौरभ दास और आशुतोष रांका के बीच ये बैठक होगी। इस बैठक में सरकार सीजेपी की मांगों का जवाब देगी। सीजेपी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अड़ा है, लेकिन इन सब के बीच जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा पर एक बड़ी खबर आ रही है, जहां एफआरएस सिस्टम यानी फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम के लगने के बाद कई बड़े खुलासे हुए। ये पता चला कि जंतर मंतर प्रोटेस्ट में क्रिमिनल बैकग्राउंड के 2500 से ज्यादा लोग शामिल हो गए और ये क्रिमिनल भीड़ में घुसकर दिल्ली पुलिस के जवानों को निशाना बना रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि क्रिमिनल्स चाकू और तेज धार वाले हथियार के साथ पुलिस के लोगों पर हमला कर रहे हैं। दरअसल 20 जुलाई को हिंसा के बाद दिल्ली पुलिस ने एफआरएस सिस्टम लगाया था, जिससे ये बड़ा खुलासा हुआ है। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में क्रिमिनल्स के शामिल होने की बात कही गई। एफआरएस सिस्टम से 21, 22 और 23 जुलाई को 2500 से ज्यादा क्रिमिनल डिटेक्ट किए गए, जिनमें से अभी तक दिल्ली पुलिस ने 15 लोगों पर एफआईआर भी दर्ज कर ली है। दरअसल फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम में लोगों की पहचान होती है और ये एआई आधारित बायोमेट्रिक तकनीक है, जो लोगों के चेहरे की विशेषताओं को स्कैन करता है, डिजिटल डेटाबेस में मौजूद तस्वीरों से मिलाता है और फिर तस्वीरों से मिलान करके शख्स की पहचान होती है। आप जो तस्वीरें यहाँ पर देख रहे हैं, ये उन्हीं क्रिमिनल्स के कुछ लोगों की तस्वीर है जिनकी पहचान दिल्ली पुलिस कर चुकी है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने पहले दिन हुई हिंसा के बाद एफआरएस इंस्टॉल किया, जिसके जरिए दिल्ली पुलिस ने यह पता लगाया कि अब तक 2500 लोग जो हैं वो क्रिमिनल बैकग्राउंड के इस प्रदर्शन में शामिल हुए, जिन्होंने पुलिस को निशाना बनाया। दरअसल एफआरएस टेक्निक के जरिए फेशियल रिकॉग्निशन यानी चेहरे के को रीड करके डिजिटली जो है एआई जो है वो मैच कराता है जो डिजिटल डेटा मौजूद है पहले से सरकारों के पास, मतलब हमारे आधार कार्ड के जरिए हमारे दूसरे तस्वीरें अवेलेबल हैं, उनसे मिलान करने के बाद ये पता चला कि इस भीड़ में जो जंतर मंतर पर लोग पहुंच रहे हैं उसमें बहुत सारे क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोग आ गए हैं, जिन्होंने वहां पर हिंसा की और पुलिस वालों पर हमला किया। दिल्ली से कुमार सोनू इस पर और ज्यादा अपडेट के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुमार, ये एक बड़ी बात जो बताई जा रही है दिल्ली पुलिस की जानिब से कि तकरीबन 2500 लोग ऐसे जंतर मंतर पर डिटेक्ट किए गए, पाए गए, एफआरएस के जरिए उनका पता लगा, जो क्रिमिनल बैकग्राउंड के हैं। अब इस मामले में आगे क्या हो रहा है और क्या ऐसे लोगों को इस तरह के प्रदर्शन में शामिल होने से रोका जा सकता है? ऐसी भी कोई तैयारी हो रही है? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि 20 तारीख को जब हिंसा हुई थी तो उसके बाद से एफआरएस सिस्टम जो है दिल्ली पुलिस ने इंस्टॉल किया था जंतर मंतर के एंट्री पॉइंट पर, और वहां पर अपने डेटाबेस के जरिए एफआरएस सिस्टम को इंस्टॉल किया गया और उसके बाद क्रिमिनल्स को वहां पर आइडेंटिफाई किया जा रहा था। तकरीबन 2500 से ज्यादा क्रिमिनल्स को आइडेंटिफाई किया है, जिनके ऊपर पहले से मुकदमे हैं, कुछ पर गंभीर मुकदमे हैं तो कुछ पर जो सामान्य लड़ाई झगड़ों के मुकदमे हैं वो दर्ज हैं। फिलहाल दिल्ली पुलिस अब इनको जो है पकड़ने की तैयारी में भी है, क्योंकि ऐसे क्रिमिनल्स जो हैं लगातार पुलिस पर अटैक भी कर रहे हैं। आपने देखा होगा हुसैन, दिल्ली पुलिस के 2 पुलिसकर्मियों का मैंने खुद इंटरव्यू किया था, जिसमें उन्होंने बताया था, एक ने बताया कि उनके सिर पर जो है धारदार हथियार से वार किया गया, दूसरे ने बताया कि किसी शार्प ऑब्जेक्ट से जो है उनकी पीठ पर हमला किया गया और कई इंच गहरे घाव जो है उनके शरीर पर आए थे। इसी तरीके से दूसरा 20, 21, 22 ये 3 दिन ऐसे थे जब दिल्ली पुलिस पर लगातार हिंसा के दौरान हमले हुए, उनको टारगेट किया गया, उनकी गाड़ियों को टारगेट किया जा रहा था, बैरिकेड्स को जो है तोड़ा जा रहा था। तो इसमें जो है क्रिमिनल्स के शामिल होने की बात सामने आई थी, जिसके बाद एफआरएस सिस्टम के जरिए इन क्रिमिनल्स को आइडेंटिफाई किया गया है। फिलहाल दिल्ली पुलिस ऐसे तमाम अपराधियों का एक पूरा डेटा तैयार कर रही है ताकि ये प्रदर्शन खत्म होने के बाद जो है उन पर कार्रवाई की जा सके। जी बिल्कुल कुमार सोनू, और 2 से 2500 लोगों का स्टूडेंट के प्रोटेस्ट में पहुंच जाना, शामिल होना, हिंसा फैलाना, डेटाबेस में और क्या पता चल पाया है? इनकी लोकेशंस क्या है? क्या ये लोग लोकल वहीं के थे, दिल्ली के थे या किसी दूसरे स्टेट से आए थे? देखिए, ये जितने भी 2500 के करीब जो क्रिमिनल्स जिनको आइडेंटिफाई किया गया है एफआरएस के जरिए, ये दरअसल आउटर नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट
और खासतौर पर सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट का जो पुरानी दिल्ली का इलाका है वहां के ये क्रिमिनल्स हैं और इनको पुलिस ने आइडेंटिफाई कर लिया है। इनकी डिटेल्स वगैरह जो है पूरी एक पूरा उसका डेटा बनाया जा रहा है ताकि इन पर आगे कार्रवाई की जा सके। जब पूरी जो एफआईआर दर्ज हुई है, 15 एफआईआर अलग अलग एफआईआर दर्ज हुई है, जिनमें खासतौर पर पुलिस वालों पर हमले की जो एफआईआर है, पुलिस टीम पर हमले की एफआईआर है, गाड़ियों से तोड़फोड़ की है या फिर हिंसा की है, तो उन मामले में इनसे पूछताछ की जा सकती है। इनको जो है डिटेन करके इनसे पूछताछ की जा सकती है और जिसकी भी भूमिका होगी उस पर फिर कानूनी कार्रवाई करेगी पुलिस। कुमार, आप बने रहिए, आपके पास हम दोबारा लौटेंगे। दिल्ली में प्रोटेस्ट के दौरान हुई हिंसा के मामले में कर्तव्य पथ पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर में एक बड़ा खुलासा हुआ। 20 जुलाई को रेल भवन और संसद के बहुत करीब हुई हिंसा के मामले में एफआईआर में पुलिस ने हत्या की कोशिश समेत कई गंभीर धाराएं लगाई हैं। एफआईआर कर्तव्य पथ थाने में तैनात एक इंस्पेक्टर की शिकायत के बाद दर्ज हुई, जिसमें रफी मार्ग पर हुई हिंसा का पुलिस पक्ष दर्ज किया गया है। अब शिकायत के मुताबिक सूचना मिलने पर पुलिस टीम रेल भवन राउंड अबाउट के बैरिकेड्स पर पहुंची, जहां पर हजारों प्रदर्शनकारी मौजूद थे। एफआईआर के मुताबिक लाउड स्पीकर से बीएनएसएस की धारा 163 लागू होने और प्रदर्शन की अनुमति नहीं होने की घोषणा की गई। चेतावनी के बावजूद भी प्रदर्शनकारी नहीं हटे और नारेबाजी करते रहे। एफआईआर के मुताबिक कुछ लोगों ने भीड़ को बैरिकेड तोड़ करके संसद की ओर बढ़ने के लिए भी उकसाया। प्रदर्शनकारियों ने पुलिसकर्मियों को घेरा, मारपीट की और चप्पल और पत्थर भी फेंके। भीड़ ने पुलिस वालों की हत्या की नीयत से हमला किया, जिससे कई जवान जख्मी हुए। संसद और अन्य महत्वपूर्ण संस्थानों की सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस ने हल्का लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले छोड़े। एफआईआर में बीएनएस की 13 धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। 20 जुलाई को झड़पों में 129 पुलिसकर्मी और 60 से ज्यादा प्रदर्शनकारी जख्मी हुए हैं। हालांकि इसमें जो नियत की बात लिखी है, ये पैरामीटर का, ये नापने का पैमाना कहाँ से आया, ये एक अलग की बात है। लेकिन ये है कि जो भीड़ में जिस तरह के लोग शामिल हुए उसने बहुत सारे सवाल जरूर खड़े किए हैं। कुमार, जो ये एफआईआर कह रही है कि कर्तव्य पथ थाने में जो एक पुलिस इंस्पेक्टर की शिकायत के बाद एफआईआर हुई है, इसको लेकर के और क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, दरअसल ये शिकायत जो है दिल्ली पुलिस के एक इंस्पेक्टर की तरफ से दी गई थी, जिसमें हत्या के प्रयास समेत कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। रेल भवन और संसद भवन के बेहद नजदीक जो हिंसा का मामला है, उस मामले से जुड़ी ये एफआईआर है। दरअसल कर्तव्य पथ पुलिस स्टेशन में बीएनएस की धारा 109/1 के तहत जो है मुकदमा दर्ज किया गया है। दरअसल इंस्पेक्टर ने ये शिकायत दी कि जब वो ड्यूटी पर तैनात थे और सी हेक्सागन यानी कि जो ली मेरिडियन 5 सितारा होटल है उसके गोल चक्कर के पास जो पिंक बूथ है वहां पर उनकी ड्यूटी थी, लेकिन उन्हें वायरलेस सेट पर एक जानकारी मिली, जिसके बाद वो तुरंत जो है अपनी टीम के साथ रेल भवन के सर्कल पर पहुंचे। बैरिकेड जहां पर लगी हुई थी वहां पर हजारों की तादाद में प्रदर्शनकारी पहुंच गए थे और बीएनएस की धारा 163 लागू होने की जानकारी पुलिस की तरफ से लगातार दी जा रही थी। लेकिन एफआईआर में साफ जिक्र है कि कुछ लोगों ने भीड़ में शामिल जो लोग थे उन्होंने बैरिकेड तोड़कर संसद भवन की तरफ बढ़ने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिसकर्मियों ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो पुलिसकर्मियों पर प्रदर्शनकारियों ने हमला किया, टारगेट किया, मारपीट की, जूते चप्पल फेंके, पत्थर फेंके खासतौर पर, और मारने की नीयत से, पुलिसकर्मी को मारने की नीयत से जो है उन पर हमला किया, जिसमें कई जवान जो है इसमें घायल हुए थे। फिलहाल दिल्ली पुलिस ने इसमें जो है एफआईआर में बीएनएस की 13 अलग अलग धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया है और अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी है। दरअसल वहां पर जो मौजूदा सीसीटीवी लगे थे उन सीसीटीवी की फुटेज अब खंगाली जा रही है, जिसमें जो है ताकि आइडेंटिफाई किया जा सके कि ये प्रदर्शनकारियों में जो पुलिस पर हमला कर रहे थे ये कौन थे। 20 जुलाई की झड़पों में मैं आपको बता दूं तकरीबन 129 के करीब पुलिसकर्मी जो हैं वो घायल हुए थे। इसमें 60 से ज्यादा प्रदर्शनकारी भी घायल हुए थे और अब दिल्ली पुलिस जो है इन तमाम जो उपद्रवी तत्व के लोग थे जो भीड़ में शामिल थे, प्रदर्शन में शामिल थे, उनकी पहचान कर उनको पकड़ने की कोशिश कर रही है। जी ठीक है कुमार सोनू, आप बने रहिए हमारे साथ। लेकिन आज दोपहर 3:30 बजे सरकार और सीजेपी के डेलीगेशन में एक बार फिर से बैठक होने वाली है, जिसमें सरकार सीजेपी की मांगों पर जवाब देगी। लेकिन उससे पहले आज वीकेंड को देखते हुए दिल्ली पुलिस पूरी तरह से तैयार है। पुलिस ने जंतर मंतर के आसपास सुरक्षा भी बढ़ा दी और ये जंतर मंतर की सबसे लेटेस्ट तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। देर रात जंतर मंतर पर एक्स्ट्रा बैरिकेड्स मंगवाए गए, जिन्हें बाद में वेल्ड करके आपस में जोड़ दिया गया है। मतलब ये कि एक एक छोटे जो बैरिकेड्स होते हैं इनको लेकर के इनको हटाना बहुत आसान है। कई प्रदर्शनकारियों को हमने देखा कि इसी को वो सरकाते हुए लुढ़काते हुए लेकर के इससे भी एक तरह के लोगों में दहशत पैदा कर रहे हैं। तो ये सारे बैरिकेड्स को आप देखिए वेल्ड करके आपस में जोड़ दिया गया है। लोहे की चेन से इसको बांधा गया है ताकि प्रदर्शनकारी इसे यहां से हटाकर कहीं और न ले जा सकें
और इसको गिरा भी ना पाए। जंतर मंतर के आसपास वज्र वैन और दंगा रोधी गाड़ियां पहले से ही तैनात हैं। अब ये सब कुछ क्यों किया गया वो आपको दिखाते हैं। दरअसल कल रात कुछ प्रदर्शनकारियों ने इन बैरिकेड्स के पास हंगामा किया, बैरिकेड्स को खींचने लगे और कुछ लोग तो बैरिकेड्स के ऊपर ही चढ़ गए, नारेबाजी करने लगे, हंगामा किया गया, बैरिकेड्स खींचे गए और कुछ लोगों ने बैरिकेड्स को पलट करके उसे नीचे गिरा करके उसके ऊपर कूदना भी शुरू कर दिया और जिसके बाद ये फैसला लिया गया। और आमतौर से हमने देखा है कि प्रदर्शन के दौरान जब तक बैरिकेड पर न चढ़ा जाए तब तक प्रदर्शन जो है वो कामयाब नहीं माना जाता प्रदर्शनकारियों के एतबार से। तो और प्रदर्शन के वक्त हमने कई बार देखा है कि बैरिकेड गिरा दिए जाते हैं, बैरिकेड को रीलोकेट कर दिया जाता है, उसे रास्ते से हटा दिया जाता है। और इन सारी वजहों से दिल्ली पुलिस ने ये एहतियातन ये कदम उठाया कि उन्होंने सारे बैरिकेड्स को आपस में वेल्ड करवा दिया है। ज़रूरत के मुताबिक और बैरिकेड्स मंगवाए गए हैं ताकि आज जो शनिवार का दिन आज है, आज वीकेंड है, तो आज ये इस बात की उम्मीद की जा रही कि आज शायद ज़्यादा भीड़ हो सकती है। अब सीजेपी के प्रोटेस्ट को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर की सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से बदल दी। दिल्ली पुलिस कमिश्नर की गृह मंत्री अमित शाह के साथ मीटिंग के बाद कई बड़े फैसले लिए गए। अब प्रदर्शन स्थल और आसपास के मार्गों की सुरक्षा के लिए 18 डीसीपी तैनात किए जाएंगे। हर रूट की निगरानी अलग जिला पुलिस करेगी। पूरे ऑपरेशन की निगरानी स्पेशल सीपी करेंगे। खास फोकस भीड़ को कंट्रोल करने और ट्रैफिक पर रहेगा। प्रोटेस्ट के दौरान पुलिस पर हुए हमले के बाद ये नई रणनीति बनाई गई है। इसके साथ ही प्रदर्शन के दौरान पैलेट गन इस्तेमाल के आरोप की जांच क्राइम ब्रांच को सौंप दी गई है। अब पेपर लीक की जांच दिल्ली पुलिस की स्पेशल एसटीएफ करेगी, जिससे पेपर लीक माफियाओं पर शिकंजा कसा जाएगा। तो अलग अलग जिलों की जो दिल्ली की पुलिस है वो अलग अलग रूट्स पर तैनात रहेगी। खास फोकस इस बात पर है कि भीड़ को कैसे काबू में रखा जाए, कैसे उसे कंट्रोल किया जाए और साथ में दिल्ली भी सुचारू रूप से चलती रहे, इस पर दिल्ली पुलिस का सारा ध्यान है। नीट पेपर लीक और छात्र आंदोलन के दौरान हुई हिंसक झड़प पर सरकार और सीजेपी नेताओं के बीच आज फिर से बातचीत होनी है। आज दोपहर 3:30 बजे एक बार फिर से सरकार की तरफ से केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, जितेंद्र सिंह और सीजेपी की तरफ से सौरभ दास और आशुतोष राणा बैठक करेंगे। सरकार आज सीजेपी की 3 मांगों पर जवाब दे सकती है। इसमें सबसे बड़ा फैसला शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर होना है, जिसकी मांग को लेकर के कांग्रेस जनता पार्टी पहले दिन से डटी हुई है। ऐसे में सरकार की पूरी कोशिश ये है कि किसी भी तरह सीजेपी नेताओं को प्रोटेस्ट खत्म करने पर राजी कर दें, जिसे जंतर मंतर पर चल रहा ये प्रोटेस्ट खत्म हो जाए। वहीं कांग्रेस जनता पार्टी जो ये क्लियर कर चुकी है कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा उनका आंदोलन जारी रहेगा। आज और कल वीकेंड है, जिसके चलते जंतर मंतर पर बहुत ज्यादा भीड़ आ सकती है और इसी को लेकर के सरकार काफी अलर्ट है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफे पर अड़ी सीजेपी। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। तो नंबर 1 डिमांड जो नॉन नेगोशिएबल है कि या तो धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे या तो उनको मंत्रिमंडल से बर्खास्त करे सरकार। धर्मेंद्र प्रधान पर आज क्या फैसला लेगी सरकार? दोपहर बाद मिलेंगे और फिर हम आपसे जो चर्चा वो आपको बताएंगे। 20 जुलाई से भी बड़े आंदोलन की तैयारी में सीजेपी। इस बार का जो कॉल होगा वो 20 जुलाई से कई ज्यादा बड़ा होगा, कई ज्यादा व्यापक होगा और राष्ट्रीय स्तर पर होगा। पेपर लीक के विरोध में दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट जारी है। प्रदर्शनकारी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से कुछ कम पर मानने को तैयार नहीं है। सीजेपी ने ऐलान कर दिया है कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा उनका प्रोटेस्ट जारी रहेगा। ये अभी तक ऐसा कोई मूवमेंट हुआ नहीं है। कल की मीटिंग में कॉम्पनसेशन और लीगल केसेस को लेके पॉजिटिव आंसर आया था, इन प्रिंसिपल एग्रीमेंट मिला था। हमें उम्मीद है कि आज वो रिटर्न एग्रीमेंट भी मिलेगा, लेकिन जो मेन डिमांड है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, उसको लेकर कभी तक कोई ठोस डिसीजन नहीं आया है।
बल्कि जो हम कल मेन स्ट्रीम मीडिया पे देख रहे थे कि सूत्र कह रहे हैं कि प्रधान जी इस्तीफा नहीं देंगे, तो अगर प्रधान जी इस्तीफा नहीं देंगे तो बता दीजिए, फिर इस तरह की मीटिंग्स का कोई मतलब नहीं है। फिर हम जो है आगे की हमारी जो भी रणनीति रहेगी उस पर काम करेंगे। अब आज इसी बैकग्राउंड में सरकार और सीजेपी के प्रतिनिधियों के साथ दोपहर 3:30 बजे बैठक होने वाली है, जिसमें पता चलेगा कि सरकार प्रदर्शनकारियों की धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे वाली मांग को मानती है या नहीं। इस समय पूरे देश की एक सिंगल डिमांड है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। सरकार ने जो डेलीगेशन वहां पर मौजूद था, उन्होंने हमें फिर से 3:30 बजे इस मुद्दे पर बात करने के लिए बुलाया है। हमने सरकार को बहुत क्लियरली ये कम्युनिकेट कर दिया है कि हम अब ज्यादा वक्त इस पर जाया नहीं कर सकते। इससे पहले शुक्रवार को सीजेपी नेताओं और सरकार के बीच में दूसरे दौर की बातचीत हुई। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में इस बैठक में सरकार की तरफ से केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, जितेंद्र सिंह और सीजेपी की तरफ से सौरभ दास और आशुतोष रांका शामिल हुए। बैठक के दौरान सीजेपी ने 3 बड़ी मांगे सरकार के सामने रखी, लेकिन उनका पूरा फोकस धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर ही रहा। सीजेपी ने सरकार के सामने कौन कौन सी 3 डिमांड रखी, वो भी जान लीजिए। पहली मांग, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो या फिर सरकार उन्हें बर्खास्त करे। दूसरी मांग, नीट पेपर लीक की वजह से जान गंवाने वाले 21 छात्रों के परिवारों को 1-1 करोड़ का मुआवजा मिले। और इनकी तीसरी मांग, प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज केस वापस लिए जाएं। नंबर 1 डिमांड जो नॉन नेगोशिएबल है कि या तो धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे या तो उनको मंत्रिमंडल से बर्खास्त करे सरकार, नॉन नेगोशिएबल। नंबर 2, 1 करोड़ का मुआवजा सारे फैमिलीज के लिए जिनके बच्चे इस नीट के ब्रोकन करप्ट एजुकेशन सिस्टम के वजह से आत्महत्या करके मर गए, 1 करोड़ का मुआवजा। नंबर 3, जितने हमारे भाई बहन यहाँ पे पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे थे एंड जिन्होंने ब्रुटैलिटी सहा पुलिस के वजह से एंड उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुआ, वो सारे एफआईआर विड्रॉ किए जाए। किसी के ऊपर एफआईआर नहीं होना चाहिए, अगर हुआ है तो वो सारे एफआईआर विड्रॉ हो एंड सरकार एक सॉवरेन गारंटी दे हमें लिखित में कि फ्यूचर में भी किसी को टारगेट नहीं किया जाएगा। 2 घंटे तक चली इस बैठक में सीजेपी नेताओं ने सरकार के बीच 3 में से 2 डिमांड पर सहमति जताई। पहली डिमांड, पेपर लीक की वजह से सुसाइड करने वाले छात्रों के परिजनों को मुआवजा मिले, इस पर सरकार राजी हो गई है। दूसरी डिमांड, प्रदर्शनकारियों के खिलाफ केस दर्ज वापस लिए जाएं, इस पर भी सरकार ने आश्वासन दिया है। तीसरी डिमांड, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, इस पर सरकार ने आज दोपहर तक का वक्त मांगा है। उनकी बातें हमने सुनी, बातें सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई और कई दृष्टि से उन सारी बातों पर हर तरीके से चर्चा हुई। उनकी मुख्यतः 5 थे और 5 सुधार के परीक्षा में सुझाव गए। हमने उनको कहा कि हम आपके साथ दोपहर बाद मिलेंगे। जिस एक डिमांड पर अभी भी सहमति नहीं बन पाई है, उसको लेकर सरकार के मंत्री और सीजेपी नेता आज एक बार फिर दोपहर 3:30 बजे मीटिंग करेंगे। पेपर लीक मामले में सरकार लगातार एक्टिव है। सरकार प्रदर्शनकारियों के साथ लगातार संवाद कर रही है। पीएम मोदी खुद एक्शन में है। प्रदर्शन कर रहे जेनजी से वो खुद डायरेक्ट संवाद कर रहे हैं। गुरुवार आधी रात को इंस्टाग्राम पोस्ट के बाद पीएम मोदी ने शुक्रवार देर रात को भी इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर छात्रों से संवाद किया, जिसमें उन्होंने अपने पोस्ट पर आए पॉजिटिव रिस्पांस पर सबको थैंक यू कहा। थैंक यू फ्रेंड्स। कल देर रात आपसे मिलने का मौका मिल गया। मेरे जो वीडियो पोस्ट किया था उसको जिस प्रकार से आपने रिस्पॉन्ड किया
सकारात्मक सुझाव दिए। थैंक्स टू एवरीबॉडी। अब आज दोपहर में सरकार और सीजेपी के बीच बातचीत होने वाली है, लेकिन उससे पहले इस पूरे मुद्दे पर 3 अलग अलग खेमे दिख रहे हैं। एक तो जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट कर रहे प्रदर्शनकारी, दूसरा वांगचुक और तीसरा राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी। और खास बात यह है कि तीनों की डिमांड थोड़ी थोड़ी अलग है। क्या है वो जरा इस बड़ी सी स्क्रीन पर आपको बताते हैं। अब आप देखिए राहुल गांधी क्या मांग कर रहे हैं, सीजेपी की क्या मांग है और वांगचुक जिनका अनशन खत्म हो चुका है उनकी क्या मांग है, वो तीनों आपको बताते हैं। अब देखिए राहुल गांधी की पहली शर्त है कि धर्मेंद्र प्रधान को पद से हटाया जाए, शिक्षा मंत्री को पद से हटाया जाए, यह सीजेपी की मांग भी है, और प्रदर्शनकारी छात्रों पर एक्शन ना हो, यह सोनम वांगचुक की शर्त है। किसी भी तरह का फोर्स उन पर अप्लाई ना किया जाए और जिनके खिलाफ एफआईआर है वो एफआईआर वापस हो। दूसरी शर्त राहुल गांधी की क्या है, प्रधानमंत्री छात्रों से माफी मांगे। सीजेपी की दूसरी शर्त है नीट से जुड़ी मौतों पर 1-1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए। जिन घर के बच्चों की जानें गईं, जिन्होंने सुसाइड कर लिया, जिन्होंने दूसरे कदम उठाए, उनके घर के बच्चों के मौत के एवज में उनको मुआवजा दिया जाए 1 करोड़ का। दूसरी शर्त जो है सोनम वांगचुक की है, संसद में शैक्षिक सुधार और जवाबदेही पर चर्चा की जाए। अकाउंटेबिलिटी किसकी होगी इस पर बात हो और संसद के अंदर इस पर चर्चा की जाए ताकि कोई सकारात्मक नतीजा निकले। अब तीसरी शर्त राहुल गांधी की क्या है, छात्रों के साथ हिंसा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई हो, यानी वो तमाम पुलिस वाले जिन्होंने छात्रों पर लाठियां बरसाई, छात्रों पर एक्शन लिया, उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं राहुल गांधी। सीजेपी की तीसरी शर्त है प्रदर्शनकारी छात्रों पर दर्ज एफआईआर को रद्द किया जाए। ऐसी बहुत सी एफआईआर है जिसमें बहुत सारे छात्रों के नाम हो सकते हैं, वो हटाए जाए, एफआईआर रद्द की जाए। तीसरी शर्त सोनम वांगचुक की क्या है, पीड़ित परिवारों को उचित मुआवजा दिया जाए। यानी 2 शर्तें इधर आपस में मिल रही हैं, सोनम वांगचुक और सीजेपी की, और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग सीजेपी भी कर रही है और राहुल गांधी भी कर रहे हैं। तो मतलब यह कि 3 अलग अलग धड़े हैं और तीनों धड़ों की अलग अलग मांगे हैं, लेकिन काफी हद तक आपस में मिल भी रही हैं। इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र टेट पेपर लीक का मुख्य आरोपी गिरफ्तार हो गया है। मुख्य आरोपी विजेंद्र गुप्ता बिहार से पकड़ा गया है। भिवंडी पुलिस ने विजेंद्र गुप्ता को गिरफ्तार किया। अब गिरफ्तार कर आरोपी को पुणे एयरपोर्ट लाया गया। कुछ ही देर में भिवंडी लेकर के भी पुलिस की टीम पहुंच जाएगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर जारी सीजेपी के प्रोटेस्ट के बीच आज भी मेट्रो से सफर करने वाले लोगों को थोड़ी परेशानी जरूर होगी। डीएमआरसी ने आज 18 मेट्रो स्टेशन को बंद रखने का फैसला किया है। नई दिल्ली, राजीव चौक, मंडी हाउस समेत कुल 18 स्टेशन ऐसे हैं जो सुबह 7:30 बजे से बंद कर दिए गए हैं। मतलब ये कि ट्रेन आपकी जरूर चलेगी, मेट्रो चलेगी, लेकिन आप इन 18 स्टेशनों से बाहर एग्जिट नहीं कर पाएंगे। ये सुरक्षा कारणों से कदम डीएमआरसी ने उठाया है। अब आज सेंट्रल दिल्ली के जिन 18 मेट्रो स्टेशंस को बंद रखने का फैसला लिया गया है उनमें लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, बाराखंबा रोड, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ, जनपथ, मंडी हाउस, सेंट्रल सेक्रेटरीट, आईटीओ, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, जोरबाग, शिवाजी स्टेडियम, झंडेवालान और नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन शामिल हैं। हालांकि राजीव चौक, मंडी हाउस और सेंट्रल सेक्रेटरीट स्टेशंस पर इंटरचेंज की सुविधा जारी रहेगी, यानी कि यात्री यहां पर ट्रेन बदल सकेंगे, लेकिन स्टेशन से बाहर निकलने या फिर एंट्री की परमिशन नहीं होगी। इसमें एक नाम जो इसमें नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का जुड़ा है। नई दिल्ली से जिनको ट्रेन पकड़नी है उनके लिए खासी परेशानी इस पर होगी। एक एहतियातन ये कदम उठाया गया है, लेकिन वो फैसिलिटी जो तमाम जो जंक्शंस हैं यानी मंडी हाउस, सेंट्रल सेक्रेटरीट और राजीव चौक, यहाँ से जो ट्रेन को इंटरचेंज करने की फैसिलिटी आपको मिलती है वो ज़रूर मिलेगी, लेकिन 18 स्टेशन का एग्जिट बंद है। अब आज प्रदर्शनकारियों और सरकार के बीच एक बार फिर से मीटिंग होने वाली है। ये जो मीटिंग है वो प्रोटेस्टर्स की शिक्षा मंत्री के इस्तीफे वाली मांग को लेकर है, लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर से वीडियो मैसेज के जरिए जेनजी से डायरेक्ट संवाद किया है। 24 घंटे में पीएम मोदी का ये दूसरा वीडियो मैसेज है जिसमें उन्होंने गुरुवार को शेयर किया। अपने वीडियो पर मिले रिस्पॉन्स के लिए लोगों का और खास करके जेनजी को थैंक यू कहा। प्रधानमंत्री 24 घंटे के अंदर दूसरी दफा जेन जी से मुखातिब हुए और प्लेटफॉर्म चुना इंस्टाग्राम का, क्योंकि यहां ऐसा माना जाता है कि जेन जी इंस्टा पर बहुत ज्यादा है, इसलिए जेन जी से इंस्टा पर खिताब किया। थैंक यू फ्रेंड्स,
कल देर रात आपसे मिलने का मौका मिल गया। मेरे जो वीडियो पोस्ट किया था उसको जिस प्रकार से आपने रिस्पॉन्ड किया, सकारात्मक सुझाव दिए, थैंक्स टू एवरीबॉडी। ये आपका प्यार बना रहेगा, हमारा नाता और अधिक सक्रियता से जुड़ता रहेगा। थैंक यू दोस्तों। अब पीएम मोदी ने गुरुवार को भी एक वीडियो मैसेज जारी किया था। उसमें सोशल मीडिया पर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। पीएम के इस वीडियो को महज 24 घंटे के अंदर 300 मिलियन से ज्यादा लोगों ने देखा है। ये एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड है। पीएम के वीडियो को 24 घंटे में इंस्टाग्राम पर 303 मिलियन लोगों ने देखा है। इससे पहले का जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो 300 मिलियन का था। लेटेस्ट अपडेट ये है कि अब तक पीएम मोदी के गुरुवार वाले वीडियो को 321 मिलियन लोग अब तक देख चुके हैं। अपना अनशन खत्म करने के बाद एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने एक और वीडियो जारी किया। इस वीडियो मैसेज में उन्होंने उन लोगों को करारा जवाब दिया जो उनके अनशन तोड़ने पर सवाल उठा रहे हैं। वांगचुक ने उन सवालों पर आपत्ति जताई। उन्होंने ट्रोल करने वालों से सवाल पूछा कि उन्हें कोई सीक्रेट डील करनी होती तो 26 दिनों तक अनशन क्यों करते। सोनम वांगचुक ने गुरुवार रात को केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह से मुलाकात के बाद अपना अनशन खत्म किया था। सोनम ने वीडियो में विस्तार से बताया कि क्यों उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर जोर देने की बजाय छात्रों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी। सोनम वांगचुक ने पूछा कि क्या 26 दिन तक अनशन करने के बाद भी उन्हें अब किसी से कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेना होगा। दोस्तों, ये वीडियो मैं थोड़ा दुख और थोड़ा हैरानी, थोड़ा गम और गुस्से के साथ बना रहा हूँ। अपने भाइयों और बहनों के, छात्रों के लिए 26 दिन भूखा रहने के बाद, जिसमें कि मेरे 11 किलो शरीर खत्म हो चुका है, मसल्स चले गए हैं, ऑर्गन और दिमाग पर इरिवर्सिबल डैमेज लगभग होने के कागार पर पहुंचा है, और वो भी लद्दाख की कड़कती ठंड से दिल्ली की तपती धूप में बैठकर ये सब करने के बाद क्या मुझे किसी से कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेनी होगी कि मेरा अनशन कितना पवित्र था? मैंने तोड़ा तो किसके हाथों तोड़ा, उसके हाथों क्यों तोड़ा, इसके हाथों क्यों नहीं तोड़ा, क्या डील हुआ, क्या सौदा हुआ, ये सब मुझे जवाब देना होगा। अब केंद्रीय मंत्रियों के हाथों अनशन तोड़ने पर सवाल उठाने और पर्दे के पीछे डील करने के आरोप लगाने वालों को भी सोनम ने खरी खोटी सुनाई है। उन्होंने कहा कि अगर डील करनी होती तो वो 26 दिनों तक भूखे रहकर अपनी जान दांव पर क्यों लगाते। मुझे बहुत से लोग फोन करके या पोस्ट दिखाकर कह रहे हैं कि आप पर बहुत सवाल उठाए जा रहे हैं, आपने इनसे क्यों अनशन तोड़वाया, केंद्रीय मंत्रियों से तोड़वाया, किसी और से क्यों नहीं तोड़वाया, क्या डील हुआ है, सौदा हुआ है। ये सब मुझे जवाब देना होगा। अगर सौदा करना होता, डील करना होता तो क्या 26 दिन भूखे रहना पड़ता है? कितनों ने डील किए हैं, आपने देखा होगा। क्या वो इस तरह से डील करते हैं? क्या मैं आलीशान एयर कंडीशन कमरे में बैठ के डील सौदा नहीं कर सकता था? मुझे यहाँ दिल्ली की गर्मी में बाहर रोड साइड पर बैठकर डील करना पड़ता। धिक्कार है ऐसे देश पर जिसमें ऐसे दिमागों की उपज होती है, जिसमें से ऐसे नीच ख्यालात निकलते हैं। सोनम वांगचुक के अनशन तोड़ने से विपक्षी दलों के नेताओं ने उन पर निशाना साधा। उन्होंने सोनम वांगचुक पर सरकार के सामने सरेंडर करने और सरकार के साथ सीक्रेट समझौता करने का आरोप लगाया। जो अनशन छोड़ दिया है, जिनको हाथों से सरकार के जो नुमाइंदे आए थे, 2 मंत्री, वो चिंता के विषय। जंतर मंतर में से जिस तरह से वांगचुक को उठाया, जबरदस्ती से स्ट्रेचर तक नहीं लाया, दिल्ली के पुलिस, अमित शाह के पुलिस उनको खींच कर लेके गए। तो मेरा यह मानना है, अगर अनशन छोड़ना था तो उसी जगह पर जहां से उनको पुलिस दिल्ली के खींच कर लेके गए, वहां जाकर हजारों जो वहां बच्चे बैठे हैं उनके सामने अपनी बात रखकर
यह आंदोलन छूटना चाहिए था। ये अन्ना पार्ट 2, 12 साल अन्ना खामोश हो गए, अब वांगचुक साहब खामोश रहेंगे। ये कुछ नहीं है इसके अलावा। हमें तो पहले दिन से पता था। कल डील कर रहे थे आप सरकार के साथ, कोई छात्र भी था क्या वहां? सारे लद्दाख के लोग थे। आपकी अपनी डील हो रही है, आपने अपना डील कर रही है, इसके अलावा क्या है सरकार के साथ? अब पेपर लीक मामले में कड़ा एक्शन लेते हुए सरकार ने एनटीए के 47 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया है। जिन अधिकारियों को बर्खास्त किया गया है उनके खिलाफ क्रिमिनल केस भी दर्ज किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक ये कदम एनटीए में बड़े पैमाने पर हो रहे बदलाव के तहत उठाया गया। एनटीए में सुधार के लिए जल्द ही और एक्शन लिए जाएंगे। इससे पहले गुरुवार को सरकार ने शिक्षा मंत्रालय के 2 सचिवों को बदल दिया। इस एक्शन के साथ ही अब एनटीए के आउटसोर्सिंग इंतजाम में बदलाव और तकनीकी सुधार लागू किए जाने की भी तैयारी है, जिससे कि एग्जाम्स को पूरी तरह से सुरक्षित, फुल प्रूफ बनाया जा सके। इधर दिल्ली पुलिस ने देश के सभी प्रतिष्ठित परीक्षाओं में गड़बड़ी की जांच के लिए एसटीएफ का गठन कर दिया है, जिसके दायरे में यूपीएससी और एनटीए तक के सभी प्रमुख एग्जाम आएंगे। पेपर लीक पर सख्त सरकार, एनटीए का बड़ा प्रहार। एनटीए का बड़ा एक्शन, 47 अफसरों पर गिरी गाज। यूपीएससी से एनटीए तक एसटीएफ की नजर, एग्जाम पर पहरा सख्त। नीट पेपर लीक पर बढ़े बवाल के बाद अब सरकार के सामने देश के प्रतियोगी परीक्षाओं की प्राइवेसी बनाए रखने और एजुकेशन सिस्टम को फुल प्रूफ बनाने के लिए एक्शन पर एक्शन लेना शुरू कर दिया है। देश के लाखों स्टूडेंट्स के भविष्य को लेकर पीएम मोदी के भरोसे के बाद एक्शन में आए शिक्षा मंत्रालय ने एनटीए के भ्रष्ट अफसरों के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है। पूरे एनटीए के स्ट्रक्चर में सरकार ने बड़ा फेरबदल किया है। एनटीए के 47 अधिकारियों को टर्मिनेट कर दिया गया है। इनमें से कुछ अफसरों के खिलाफ कानूनी और आपराधिक कार्रवाई की भी तैयारी है। केंद्र सरकार ने जिन अधिकारियों को एनटीए से बर्खास्त किया है, उनमें से कई अफसरों पर पेपर लीक में शामिल होने का शक है। शुक्रवार को सरकार ने एनटीए के 47 अफसर हटाए, तो इससे पहले गुरुवार को शिक्षा विभाग के 2 सेक्रेटरी को भी हटा दिया गया। एनटीए में सुधार के लिए सरकार और भी बड़े और कड़े कदम उठाने की तैयारी में है। अब वो कौन से 47 अफसरों को सैक किया है, किस इंटेंशन से किया है, वो सारी डिटेल्स हमें देखनी पड़ेंगी। लेकिन हम अगेन जैसा कि बात कर रहे हैं, द अल्टीमेट अकाउंटेबिलिटी इज विद द एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री, बिकॉज ही इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द पेपर लीक्स, ऑल द स्टूडेंट्स हु कमिटेड सुसाइड आफ्टर नीट पेपर गॉट लीक, तो उनको इस्तीफा देना पड़ेगा। और बाकी ब्रॉडर रिफॉर्म्स को लेकर हम लगातार बात कर रहे हैं। कल भी हमारी डेलीगेशन ने डिमांड चार्टर सरकार को सबमिट किया है, उस पर आप बिल्कुल काम करिए, उस पर तो हम आपके साथ हैं। नीट पेपर लीक के बाद एनटीए की क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठ रहे हैं। नवंबर 2017 में गठित नेशनल टेस्टिंग एजेंसी नीट यूजी, सीयूईटी, सीएमएटी, जीपीएटी समेत देश भर में 20 से ज्यादा एंट्रेंस एग्जाम, फेलोशिप और स्कॉलरशिप के एग्जाम कंडक्ट करवाती है। 2018 से अब तक एनटीए ने 270 एग्जाम करवाए हैं, जिनमें 6.5 करोड़ से ज्यादा स्टूडेंट शामिल हुए हैं। पिछले 8 साल में एनटीए के 20 बड़े एग्जाम में पेपर लीक होने या बड़े पैमाने पर गड़बड़ियों के आरोप लगे हैं। इस साल एनटीए अब तक 12 एग्जाम करवा चुकी है, जिसमें 65 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स शामिल हुए। इनमें नीट का भी एग्जाम शामिल था, जिसका पेपर लीक हो गया था। इसको लेकर जंतर मंतर से लेकर देश के अलग अलग शहरों में छात्रों का प्रोटेस्ट चल रहा है। अब सरकार एनटीए के पूरे सिस्टम को बदलने की तैयारी में है। सूत्रों के मुताबिक परीक्षाओं को पूरी तरह लीक प्रूफ बनाने के लिए एनटीए के आउटसोर्सिंग सिस्टम में भी बदलाव किया जाएगा। इसमें तकनीकी सुधार लागू किए जाएंगे। इसके अलावा एनटीए 4 सीनियर जनरल मैनेजर और यूपीएससी के प्रतिभा सेतु पोर्टल के जरिए 16 यंग प्रोफेशनल्स को अपॉइंट करेगा।
जिसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। एक तरफ एनटीए में व्यापक बदलाव का दौर जारी है, तो वहीं पेपर लीक पर बड़े प्रहार की भी तैयारी है। इसके लिए दिल्ली पुलिस ने क्राइम ब्रांच के अंदर एक एसटीएफ का गठन किया है, जिसके दायरे में यूपीएससी से एनटीए तक सभी प्रमुख परीक्षाएं होंगी। दिल्ली पुलिस की ये एसटीएफ पेपर लीक और परीक्षा में होने वाली धोखाधड़ी के मामलों की जांच करेगी। डीसीपी रैंक के अधिकारी इस एसटीएफ के चीफ होंगे, यानी दिल्ली पुलिस अब पेपर लीक केस की मुख्य जांच एजेंसी होगी। जंतर मंतर समेत देश के अलग अलग शहरों में चल रहे प्रोटेस्ट के बीच संघ प्रमुख मोहन भागवत ने देश के युवाओं को बड़ा संदेश दिया। दिल्ली में आयोजित विश्व मंगलम सभा के दौरान मोहन भागवत ने कहा, अब समय बदल गया है। आज की नई पीढ़ी हर बात पर सवाल पूछती है और उन्हें हर चीज का तर्क समझना जरूरी हो गया है। आज का माहौल भौतिक साधनों और प्रचार से बहुत प्रभावित है। नई पीढ़ी के संस्कार, उनकी शिक्षा आदि बातें बाकी जीवों में प्राकृतिक रीति से होती है। उसके लिए कोई स्कूल, कॉलेज, शिक्षा वगैरह ऐसा कुछ नहीं करता, परंतु मनुष्यों में विचार होने के कारण वो अच्छा भी हो सकता है और गड़बड़ भी कर सकता है, तो उसको दिशा देना बहुत आवश्यक होता है। तो मनुष्यों को उचित दिशा देने वाला पहला गुरु तो माता ही है। बचपन में ही उसके स्वभाव की प्रवृत्ति आदि आदि सब घर वालों के कारण बनती है और प्रमुखता माता के कारण बनती है, क्योंकि उसकी पूरी चिंता माता करती है। उसका लगाव, पहला लगाव माता से है। तो मनुष्य के जीवन पर्यंत यह आवश्यकता रहती, केवल बचपन में रहती ऐसा नहीं। 10-12 साल के बाद बच्चा बड़ा होने के बाद वो मानना कम करता है, सबसे पहले माता की अवज्ञा करता है, क्योंकि पिताजी की अवज्ञा करने जाए तो मार पड़ेगा। माता से वो डर नहीं है, इसलिए उल्टा जवाब देता है, हट करता है, ये सब करता है। बाद में जिसको अंग्रेजी में टीन एज कहते हैं, वो समाप्त होने के बाद फिर बाहर की दुनिया में जाता है, तो फिर उसको जरा वस्तु स्थिति का भान आता है, तो थोड़ा संयमित हो जाता है, अपने आप को एक नियंत्रण में रखता है, अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए कई अच्छी बातों को अपनाता भी है। ऐसा चल के अपना जीवन पूरा करने तक उसको प्रत्यक्ष शिक्षा की आवश्यकता नहीं रही, तो भी एक भावनिक समर्थन की जो आवश्यकता रहती है। पटना में नीट पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस ने लाठीचार्ज के विरोध में आज बिहार बंद का ऐलान है। बंद की ये कॉल लेफ्ट संगठनों की तरफ से दी गई है, लेकिन बिहार बंद की कॉल के ठीक बाद पटना पुलिस ने बीती रात कम्युनिस्ट पार्टी के माले के विधायक संदीप सौरभ को गिरफ्तार कर लिया। संदीप सौरभ ने अपनी गिरफ्तारी की जानकारी सोशल मीडिया पर एक वीडियो के जरिए दी है। मध्य प्रदेश में पेपर लीक पर हाईकोर्ट सख्त हुआ है। हाईकोर्ट ने 4 स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन कर दिया है। चार्जशीट दाखिल होने के 3 महीने के अंदर अब इन फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए फैसला सुनाया जाएगा। पेपर लीक के विरोध में जंतर मंतर पर सीजेपी का प्रोटेस्ट जारी है, तो वहीं देश के दूसरे शहरों में भी प्रदर्शन चल रहा है। पेपर लीक के मुद्दे पर कांग्रेस शहर शहर में प्रदर्शन कर रही है। आज बेंगलुरु और नागपुर में कांग्रेस कार्यकर्ता नीट पेपर लीक के मुद्दे पर कैंडल मार्च निकालेंगे। वहीं अब टीएमसी भी इस प्रदर्शन में शामिल हो गई है। सोमवार को ममता बनर्जी सीजेपी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए दिल्ली आएंगी। वहीं आज कोलकाता में भी टीएमसी के प्रोटेस्ट की तैयारी है। और अब बात मानसून के प्रहार की। गुजरात और आसाम में मानसून जानलेवा हो चुका है। प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ बारिश से हालात खराब है। कई सड़कें बंद पड़ी हैं। आसाम में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 61 हो गई है। आसाम के 9 जिलों में से 7 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ और बारिश की वजह से प्रभावित हुए हैं। सरकार लगातार प्रभावित लोगों तक मदद पहुंचाने में लगी है। आज भी गुजरात और आसाम में बारिश का रेड अलर्ट जारी हुआ है। इसके अलावा आज 15 से ज्यादा राज्यों में बारिश का अलर्ट है। लोगों से बेवजह घरों से न निकलने के लिए कहा गया है। प्रशासन हर हालात से निपटने के लिए अलर्ट मोड पर है। तो ये आप तस्वीरें देख रहे हैं आसाम और गुजरात में खासतौर से इस वक्त हालात बहुत ख़राब हैं। ये सूरत की तस्वीरें आप देख रहे हैं। सड़कें कहाँ हैं आपको नज़र नहीं आएंगी। लोगों के घरों, मकानों में, दुकानों में पानी घुस चुका है। कई फीट रिहायशी इलाकों में पानी भरा हुआ है। ज़िंदगी अस्त व्यस्त है। और ये एक एरियल व्यू आप देखिए कैसे नदियाँ अपने साहिलों से निकल करके अब रिहायशी इलाकों में घुस चुकी हैं। हर तरफ पानी ही पानी है।
और लाखों लोग इस बारिश और बाढ़ से प्रभावित हैं, जिन्हें सुरक्षित जगहों पर ले जाया जाए।